हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, वो आपको पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने जो स्टडी की है अभी तक, हमने ये देखा है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए कंडक्टर में अगर कोई करंट चलती है, तो हमने देखा था जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले रेस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने देखा कि जब किसी कंडक्टर में करंट चलती थी तो उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और हमें कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? हमने इसके वायर के सराउंडिंग में एक नीडल रखी थी, मैग्नेटिक नीडल रखी थी, ये जो कंपास बॉक्स होती है। और हमने देखा था जब हम करंट बढ़ाते हैं तो ये कंपास जो नीडल होती है नॉर्थ साउथ, ये वाला डिफ्लेक्ट करता है। तो बच्चों, आपको पता है कि ये जो कंपास है ये तभी डिफ्लेक्ट करेगी अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो इससे साबित हो गया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने बच्चों आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था कि मान लीजिए अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई चल रही है, तो अगर मुझे पूछा जाए कि इसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड तो है, अब यहां पर क्या डायरेक्शन होगी, यहां पर क्या डायरेक्शन होगी, तो हमने आपको एक रूल बताया था, शायद आपको याद है। ये मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने राइट हैंड से पकड़ना है, राइट हैंड से पकड़िए और थंब उस तरफ रखिए जिस तरफ करंट चल रही है। जैसे यहां पर करंट ऊपर जा रही है तो आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे। तो थंब की डायरेक्शन में जिस तरफ करंट चल रही है, और ये जो फिंगर है, ये फिंगर हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो वहां यहां पर अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो यहां से इस फिंगर को ध्यान दो, ये फिंगर ऐसा लगेगा यहां से ऊपर आ रही है, मतलब बाहर की तरफ। और ऐसे करूंगा तो यहां से दिख रहा है कि ये फिंगर अंदर की तरफ जा रही है। भाई यहां से फिंगर बाहर आ रही है और यहां से फिंगर अंदर जा रही है। तो मतलब यहां से बाहर आती है, इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। आउटवर्ड का साइन होता है डॉट डालिए। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो ये हम अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और ये अभी तक हमें प्रूव हो चुका है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए अगर ये कंडक्टर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मतलब कैसे कैलकुलेट करोगी इस कंडक्टर की, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालने का तरीका बताया था सबसे पहले बॉयड-सैवर्ट्स लॉ ने, तो आज हम उसी की स्टडी करेंगे कि वो क्या कहता है लॉ। तो हेडिंग लिख लीजिए आप कि बॉयड-सैवर्ट्स लॉ। ये बॉयड-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है बच्चों? ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है किसी भी शेप का, जैसे हमने जो किसी स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, मान लीजिए किसी भी शेप का कंडक्टर बना लीजिए। जैसे हम मैं बना लेता हूं, ऐसे सपोज कीजिए कि ये जो मान लो ये जो कंडक्टर है इस शेप का, ऐसे कोई भी वायर ले लो, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे मर्जी आपका दिल करता है। इसको अगर मैं इसके दो एंड अगर मैं बैटरी के साथ लगाऊंगा, मान लो यहां पर जो करंट चल रही है वो सपोज कर लो आपकी आई चल रही है, इसमें करंट जो है वो आई चल रही है। अब ये तो हमें पता है बच्चों कि ये करंट, अगर इस कंडक्टर में करंट चलेगी तो ये यहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो हमें पता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों, बॉयड-सैवर्ट्स लॉ ने क्या किया? बॉयड-सैवर्ट्स लॉ ने कहा कि ठीक है कि उसने पूरे कंडक्टर का कंसेप्ट नहीं दिया। उसने कहा कि ये जो कंडक्टर है इसके पहले आप छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, मतलब स्मॉल एलिमेंट्स में इसको तोड़िए। मान लो कि मैं इसका एक एलिमेंट ले लेता हूं, ये सपोज कीजिए मैंने इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसका नाम मैं बोलता हूं ए बी, और इस छोटे से कंडक्टर की मैं लेंथ ले लेता हूं यहां से डी है। ठीक है बच्चों, तो बॉयड-सैवर्ट्स लॉ हमें सिर्फ बताएगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, फुल की नहीं, फुल का हम अलग आपको कंसेप्ट समझाएंगे कि पूरे कंडक्टर से कैसे निकालनी है।
बॉयड-सेवर्ट्स लॉ में सिर्फ दिया था फार्मूला कि व्हाट इज द मैग्नेट, मान लीजिए सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मान लीजिए ये जो करंट एलिमेंट है इसके सेंटर से डिस्टेंस सपोज कीजिए r है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से उसका मैं नाम लिख लेता हूं dB। व्हाट इज dB? dB इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। अब बच्चों ये जो आपका R है, R जो डिस्टेंस आपने लेना है वो इस करंट एलिमेंट के सेंटर से लेना है। अब जहां ये जो मैंने एलिमेंट लिया AB, इसकी लेंथ जो है वो dl है। तो बच्चों इसको सबसे पहले हम करंट एलिमेंट बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए एक करंट एलिमेंट क्या होता है। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो हो गया AB वेक्टर। तो करंट एलिमेंट किसके बराबर होता है, जैसे इसको मैंने करंट एलिमेंट बनाना है तो इसका करंट एलिमेंट क्या आएगा, करंट इसमें कितनी चल रही है मल्टीपल उसकी लेंथ, ये तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना। जो करंट एलिमेंट पूरा होता है IDL। अब बच्चों अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो नेचुरली इस करंट एलिमेंट की कोई डायरेक्शन भी होगी। तो बच्चों आपने क्या करना है कि करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो उसी तरफ होती है जिस तरफ करंट चल रही है। अब मान लो कि यहां से करंट इधर जा रही है, यहां इधर जा रही है, तो आपने करंट की तरफ एक यहां पर टेंजेंट ड्रा कर देना। तो ये जो टेंजेंट होगा बच्चों, ये जो टेंजेंट होगा ये होगा करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। ये आप अगर देखिए, अगर तो ये कंडक्टर होता सीधा स्ट्रेट होता, फिर तो इसका करंट एलिमेंट खुद ही सीधा होता, तो मैं सीधा यहां पर लिख देता ये पॉइंट भी। इसलिए मैंने इसको टेढ़ा लिया है क्योंकि बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो करंट एलिमेंट है वो किस तरफ लेना है। तो आपने अगर करंट वाला कंडक्टर हो तो आपने सीधा याद रखना कि टेंजेंट ड्रा कीजिए, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कीजिए, वो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट एलिमेंट। अब बच्चों बॉयड-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, ये मान लीजिए डिस्टेंस r है, और ये जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट और इस r के बीच में याद रखना, r और करंट एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो सॉरी एंगल जो मैंने मान लीजिए थीटा रखा है यहां पर। अब अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज dB, ये जो dB मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, ड्यू टू होल कंडक्टर नहीं, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट IDL वेक्टर इज, वो जो होगी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, वो क्या होगी, नंबर 1 वो जो dB होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट। मतलब कि जितनी ज्यादा यहां पर, ये जो हमने रेस्टोरेंट में भी आपने देखा था कि मैं करंट बढ़ाता था, यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा आती थी, मतलब कि मैग्नेटिक ज्यादा होती थी, तो वही है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट एलिमेंट। नंबर 2 dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, मतलब कि जितना इस टुकड़े की लेंथ होगी, अगर इस करंट एलिमेंट की लेंथ छोटी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, अगर मैं बड़ा करंट एलिमेंट करूंगा मतलब पूरा कंडक्टर करूंगा तो पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, छोटे से हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? और थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा एंगल है दिस आर और ये जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है बच्चों याद रखना, करंट एलिमेंट हो गया ये जो टेंजेंट ड्रा किया मैंने, अगर तो स्ट्रेट होगा फिर तो आप सीधे लिख दो कंडक्टर के साथ ही एंगल, अगर ये करंट होगा तो आपको टेंजेंट ड्रा करना है, टेंजेंट के साथ एंगल लेना, ये बात याद रखना, ये कंडक्टर के साथ नहीं एंगल लेना। और फोर्थ पॉइंट इसका है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। मतलब कि अगर ये पी पॉइंट आपका दूर होगा, डिस्टेंस आपका इस करंट एलिमेंट से ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कम होगी। तो इसका मतलब कि कंडक्टर के पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, कंडक्टर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो बच्चों इन सभी को कंबाइन कीजिए। ऑन कंबाइनिंग वी गेट, अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या बनेगा टोटल फार्मूला, dB इज डायरेक्टली इक्वल टू I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां अगर मैं आपको पता कि यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम हटाते हैं तो कोई ना कोई इक्वालिटी जब साइन लाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट आता है। यहां पर जो कांस्टेंट है बच्चों वो है μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों आपका एक फार्मूला बन गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट अगर आपको निकालनी हो तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि उसमें करंट कितनी चल रही है, उसकी लेंथ कितनी है, और ये जो आपने पॉइंट लेना है उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट में एंगल कितना है और डिस्टेंस पता हो तो आप एक सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बच्चों ये जो कांस्टेंट है, ये जो μ0/4 पाई है, μ0/4 पाई की ये जो वैल्यू है वो 10⁻⁷ ये लिखिए, इसका यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये आप कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिए। यहां पर ये जो वो वैसे आपने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि μ0 क्या होती है, μ0 होती है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। मतलब कि ये जो जैसे ये कंडक्टर है और ये पॉइंट है, इसके बीच में जो मीडियम है, ये मीडियम की परमेबिलिटी कितनी है, मतलब कि ये मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड्स को परमिट करता है, परमिशन देता है, ज्यादा देता है, कम देता है, ये परमेबिलिटी से पता चलता है। तो परमेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं आयरन का पीस रख दूं तो मैग्नेटिक लाइन उसमें से ज्यादा प्रेफर करेगी तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ बताइए कि फ्री स्पेस की, अगर यहाँ पर एयर हो तो एयर सिर्फ एयर की परमेबिलिटी इतनी है, अगर आप यहाँ पर कुछ और मीडियम डालोगे, आयरन रखोगे तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रेफर करेगी इस इधर कंसंट्रेट होने की। वो चलो बच्चों आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में। आप सिर्फ अभी यहाँ पे याद रखिए कि परमेबिलिटी ऑफ सारे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, ये याद, इसकी वैल्यू भी याद रख लीजिए, जी हाँ। अब बच्चों यहां पर आपको अगर न्यूमेरिकल करना होगा तो आपने सीधा μ0/4 पाई की वैल्यू ये पुट कर देनी है 10⁻⁷। अब बच्चों यहां पर कुछ केसेस देख लेते हैं। अब यहां पर आपने बोला था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो एक तो रूल मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी कि थंब रूल आप ले लीजिए। जैसे इस कंडक्टर में जो करंट चल रही है ऐसे आप उस तरफ अंगूठा रखिए और देखिए यहां से जो फिंगर देखो यहां से कर्व हो रही है, तो यहां से फिंगर इधर आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अंदर की तरफ होगी। और अगर इधर पॉइंट लेते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। ये डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड का साइन और इसका मतलब होता है इनवर्ड का साइन। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी बच्चों आपको एग्जैक्ट जो है हम इस फार्मूले से, जो बॉयड-सैवर्स लॉ का फार्मूला, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। तो उसके लिए बच्चों हमें इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, तभी मैं बोलता हूं कि वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो इन वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए मैं लिखूंगा dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये है बच्चों, अगर इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होता है, a b साइन थीटा। तो बच्चों यहां पर आएगा जैसे dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर को लिखोगे क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, dl r साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि dl
ये जो था, और dl r sin थीटा आ गया, और नीचे मैंने क्या लिखा है r क्यूब, ये r कट जाएगा तो दोबारा वही फार्मूला आ जाएगा नीचे r स्क्वायर का। कहने का मतलब है कि आप ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम ही है, सिर्फ ये फार्मूला वेक्टर फॉर्म में है। मैंने वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा मैं अभी आपको बताता हूं, मुझे कहां पर जरूरत पड़ेगी। कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आपको निकालने होंगे, कई बार आपको बच्चों स्केलर फॉर्म से न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे, वो आपको वेक्टर फार्मूला से ही समझ आएंगे। और दूसरी बात, अब देखिए, क्योंकि डीबी वेक्टर फॉर्म में जब होगा तो मैं इजी से इसकी डायरेक्शन बता सकता हूं। देखिए यहां पर बच्चों डीबी जो है, डीबी यहां किसके बराबर हुआ, ये बाकी आप भूल जाओ, अभी सिर्फ ये देखिए कि डीबी किसके बराबर हुआ, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो आपको पता है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट, ये मतलब डीबी जो हो गया वो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर हुआ, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है, आपको याद होगा वेक्टर फॉर्म में इलेवेंथ में पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो तो ये चीज होगी, ये चीज जिस प्लेन में ये दोनों होंगे डीएल और आर वेक्टर, उस प्लेन के ये डीबी परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब देखिए, अगर आप इसका रूल समझना चाहते हो तो आपको मैंने एक राइट हैंड रूल बताया हुआ है कि अगर आपको डीबी की डायरेक्शन लेनी है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने करना है ये डीएल क्रॉस आर है तो आपने डीएल वेक्टर से राइट हैंड लेना है और डीएल से आर की तरफ उंगलियों को मोड़ना है, डीएल से आर की तरफ उंगलियों को मोड़ो और जिस तरफ आपका ये थंब जाएगा उस तरफ आपका डीबी की डायरेक्शन होगी। अब बच्चों यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर जो डीएल की डायरेक्शन ये है और आर की डायरेक्शन ये है, तो मैंने आप देखिए इसकी डीबी की डायरेक्शन निकालनी, तो मैंने क्या बताया आपको कि डीएल से आर की तरफ राइट हैंड की फिंगर को खा लगाओ, ये डीएल से आर की तरफ ऐसे, तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। देखिए यहां पर मैंने अंदर की तरफ आ रहा। अगर आप इधर आते तो इधर आपका आर अगर इधर होता, सपोज करो कि ये वाला आर आप यहां लेते, ये वाला पी पॉइंट यहां पर लेता, अब यहां पर मैग्नीफिकेशन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अब डीएल ये है, आर ये है, तो आपने डीएल से आर की तरफ फिंगर कॉल करनी है, ऐसे डीएल से आर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ आया, तो ये देखिए आप यहां से बाहर की तरफ मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों आपका वेक्टर फॉर्म से ज्यादा इजी रहता है। तो ये इसमें प्लेन का भी कंसेप्ट क्लियर होता है कि मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि मान लो कि डीएल जो है, सपोज कीजिए कि डीएल जो है वो 2i के बराबर है और जो आर वेक्टर है वो 3j के बराबर है। अब डीबी जो होगा, डीबी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डीबी किसके बराबर होगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के के बराबर आएगा 6k। तो देखिए यहां पर कि डीबी की डायरेक्शन होगी, डीबी की डायरेक्शन कौन बताएगा, के यूनिट वेक्टर। के यूनिट वेक्टर क्या हुआ कि आई जे, जिस प्लेन में आई जे होंगे उसका परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर आई आपका आई होता है एक्स एक्सिस, जे आ गया अगर आपका वाई एक्सिस, और जो डीबी की डायरेक्शन होगी वो होगी जेड एक्सिस में, मतलब कि ये प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि के वेक्टर जो होता है वो आई और जे के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह भी आप बच्चों मैथमेटिकल समझ सकते हैं। अभी हम इसको कुछ न्यूमेरिकल के जरिए आपको समझाते हैं। तो बच्चों यहां से अगर आपको कई बार पूछता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो आपने बोलना है करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको पूछता है कि करंट एलिमेंट क्या होता है, तो करंट एलिमेंट कई बार बच्चे सोचते हैं कि करंट एलिमेंट डीएल को बोलते हैं, नहीं, करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is equal to the product of current and the length of this small element। और इसका जो यूनिट आएगा बच्चों, करंट एलिमेंट का जो यूनिट है वो किसका बनाएगा, करंट का यूनिट क्या है एम्पियर और लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, एम्पियर मीटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होता है जब बच्चों को क्लास में पढ़ाओ, जब उसमें बच्चे
इसके डाउट्स क्या होता है हमें पता चलता रहता है कि बच्चे सोचते हैं कि सर ये जो लेंथ है इसी को करंट एलिमेंट बोलते हैं। करंट एलिमेंट रियल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट ये है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक टेंजेंट बताता है। और आपको ये भी याद रखना है कि करंट एलिमेंट जो है इट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी तक हमें समझ आया। अब बच्चों अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ कंपैरिजन देखते हैं इस फार्मूले में कि अभी आपने देखा कि करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, ये वाला फार्मूला कि dB इज इक्वल टू न्यू 0.4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों मान लो इफ थीटा आपका 0 हो जाए, ये वाला जो थीटा है ये 0 हो जाए। अब ये थीटा 0 कैसे होगा? थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा है इस टेंजेंट और इस आर के बीच में एंगल। तो ये 0 कब हो सकता है? ये 0 कब होगा कि अगर ये पी पॉइंट, ये वाला जो पी पॉइंट है यहां से घूमता 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 टेंजेंट के पैरेलल हो जाए, मतलब कि कंडक्टर के ऊपर ही अगर ये पी पॉइंट भी कंडक्टर के ऊपर आ जाए, ये पी पॉइंट कंडक्टर के ऊपर आ जाए, तब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी और एंगल 0 हो जाएगा। अगर बच्चों एंगल 0 हुआ तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी 0 हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर में करंट चल रही है, तो अगर आप उस कंडक्टर के ऊपर आप देखोगे, बिल्कुल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। ये आपको याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी आगे स्टार्ट होगी, बिल्कुल सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड वो 0 होगी। ये आपने देखा। अब मान लीजिए कि अगर आप यहां से थीटा अगर 180 करते हैं तो 180 बच्चों कैसे होता? अगर ये पी पॉइंट दोबारा इस सरफेस के ऊपर आ जाता तो ये देखिए ये इन दोनों, इस वेक्टर और इस वेक्टर में एंगल 180 होता। अगर ये पी पॉइंट यहां घूमकर यहां आ जाए और ये लाइन और इस लाइन और इस लाइन में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो वो भी पॉइंट सरफेस के ऊपर आया, उस वक्त भी आपका साइन 180 जो 0 होता है और डी भी आपकी 0 होगी। कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज 0, आप कैसे बोलते हो? तो आप बच्चों इस फार्मूले से बता सकते हो। अब बच्चों अब देखिए यहां पर कि थोड़ा सा कंपैरिजन समझते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपैरिजन देखते हैं। मान लीजिए अब आप इस टेबल बना के समझते हैं कि मान लो कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज था इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ने जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की थी उसका फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और ये मैंने अभी देखा कि ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो करंट एलिमेंट है AB, करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो ये है। तो दोनों में क्या आपको फर्क समझ आता है? सबसे पहले सिमिलरिटी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो भी आर स्क्वायर के इनवर्सली है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आर स्क्वायर के इनवर्सली है। इसका मतलब है कि बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, मतलब कि बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। लॉन्ग रेंज फोर्सेस का मतलब हुआ कि ये दोनों की वैल्यू जाकर इन्फिनिटी के ऊपर ही जाकर 0 होगी, मतलब कि इन्फिनाइट पॉइंट तक जाकर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो क्योंकि आर आप इन्फिनिटी करोगे तभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो यही भी आर अगर आप इन्फिनिटी पर ले जाओगे तभी आपका 1/∞ जो है वो 0 होगा। इसका मतलब इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। अब बच्चों सेकंड पॉइंट देखिए कि डिफरेंस क्या आता है, यहां से आपको समझ आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो सोर्स था वो चार्ज था और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो करंट एलिमेंट है। तो मतलब कि ये जो चार्ज हुआ, जो इसका इट्स जो सोर्स था वो था चार्ज, और चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो है करंट एलिमेंट। याद रखना करंट एलिमेंट,
और करंट एलिमेंट जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आप बच्चों आप याद रखें दो चीजें कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी एंड सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट आप बच्चों यहां से ध्यान देखिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसी एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एंगल, ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये आप लिख सकते इट डिपेंड्स अपॉन एंगल। देखिए आप एंगल के कारण देखिए आप या एंगल 180 हुआ, एंगल 90 होगा, कुछ और वैल्यू आएगी, एंगल 30 होगा, कुछ और वैल्यू आएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग होगी, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। और फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे ये मेरे पास एक चार्ज है, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये अलोंग द रेडियस होगा, ये ऐसे मतलब ये सीधा रेडियस के लॉन्ग होगी, मैं पैरेलल टू द जिस तरफ रेडियस होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो देखिए, अगर आपके पास ये कंडक्टर है तो ये वाला रेडियस है, ये डिस्टेंस है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कभी नहीं आएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हमेशा इस आर के परपेंडिकुलर आएगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो डीबी की डायरेक्शन थी, डीबी की डायरेक्शन क्या होती है, डीबी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, ये आपने वेक्टर फॉर्म में देखा कि जो डीपी थी वो आपने थी किसके बराबर, डीएल क्रॉस आर वेक्टर। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीएल, ये जो डीएल है इसके भी परपेंडिकुलर होगी और आर के भी परपेंडिकुलर होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा अलोंग द रेडियल लगती है। तो ये बच्चों आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या, ताकि आपको थोड़ा सा कंपेरिजन समझ आता है। अब बच्चों इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं कि जैसे आपका इसका न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। वायर समझ बड़े लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये छोड़ो इसका क्या न्यूमेरिकल करना, लेकिन मेरे लिहाज से ये आपको पहले आना चाहिए। ये देखिए एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, मैं एनसीईआरटी की बुक ही कंसल्ट करता हूं हमेशा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही है जो मेन मंत्र है किसी भी कंपटीशन को पास करने का। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि एन एलिमेंट, एक न्यूमेरिकल है, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट दिया हुआ है करंट एलिमेंट, उसका नाम है जैसे ए बी वेक्टर, वो उसने लिखा है डेल्टा एक्स आई। ये एक करंट एलिमेंट उसने दिया कि ये एक करंट एलिमेंट है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, बोला कि ये इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ एक करंट एलिमेंट, एंड उसके अंदर जो करंट चल रही है एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब उसके अंदर करंट जो चल रही है वो 10 एम्पियर की है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, और उसने बोला कि ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा एक्स है जो करंट एलिमेंट की लेंथ है वो दी है इसमें 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये देखिए ये न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम की, और मैं सोचता हूँ कि एक न्यूमेरिकल ही काफी है इस पूरे को समझने के लिए। इसलिए एनसीईआरटी वाले बेशक एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं, लेकिन उसमें आप ये मान के चले कि उसमें सारा ही क्लियर हो जाता है, आपको बार बार कोई छोटे मोटे न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं। अब बच्चों ये बोल रहे हैं कि करंट एलिमेंट है वो ओरिजिन में पड़ा है, तो मान लीजिए इसमें दो कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये आ गया ओरिजिन। तो इसमें एक करंट एलिमेंट पड़ा है, मान लीजिए ये मेरे पास है, ये करंट एलिमेंट है, ये उसने दिया कि ए बी जो करंट एलिमेंट है वो उसने दिया कि जो ए बी करंट एलिमेंट है
वो रीजन में पड़ा है और उसका दिया वो डेल्टा एक्स आई के बराबर है। अब उसने डेल्टा एक्स दिया है, उसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा 10⁻² मीटर। सबसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻² मीटर। और करंट कितनी चाह रही है इसके 10 एम्पियर। तभी मैंने आपको बोला था कि जो करंट एलिमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए जोर दे रहा था क्योंकि जब आपके पास न्यूमेरिकल आता तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज होना था कि ये करंट एलिमेंट तो डीएल होता है, तो आपने डीएल को ले लेना था करंट एलिमेंट, तो फिर आपने यहाँ पर प्रॉब्लम, फिर आपको न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन होती। इसलिए हम पहले ही समझा देते हैं कि करंट एलिमेंट जो है बच्चों, उसमें करंट एलिमेंट आएगा, देखिए डीएल इंटू आई, ये बन जाएगा 10⁻⁻⁴। इसका यूनिट क्या बनेगा, ये एम्पियर मीटर। ये आपको पता चल गया इसका करंट एलिमेंट। अब वो क्या बोलता है, ये रीजन पे पड़ा है करंट एलिमेंट, वो बोलता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस में। यहां से वाई एक्सिस ये होगी और एट ए डिस्टेंस ये जो पॉइंट जो पी, जैसे यहां पर मैंने पी पॉइंट दिया था, वो ये वाला पी पॉइंट है और उसका जो डिस्टेंस है वो मतलब आर जो है वो दिया उसने कितना 0.5 मीटर। तो बच्चों ये जो करंट एलिमेंट है उसकी जो उसके साथ डायरेक्शन कितनी है आई का मतलब हो गया, जिसका पूरा लिखिए एग्जैक्ट ये आ गया आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर एम्पियर मीटर। और ये जो आर है, आर कितना है वाई एक्सिस में, तो ये आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसका प्रॉपर लिखिए, इसका आएगा 0.5 और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है जे, तो जे आएगा जे। अब बोल रहा है कि मैग्नेटिक, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेट, इधर मैग्नीट्यूड निकालिए मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक कितनी होगी और साथ में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो बच्चों यहां से आप देखिए, आपको वही फॉर्मूला लगाना है कि वो आपको पता है कि जो आपने पढ़ा कि डीबी किस क्या होता है, डीबी न्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, ये आपको फॉर्मूला पता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷ आईडीएल, आईडीएल आई आगे आपका करंट भी दी है, मैंने सीधा निकाल दिया करंट एलिमेंट पूरा कि आई कितना था, आई आप यहां से निकाल लीजिए 10 है, अगर दोबारा कर लीजिए डिटेल में डीएल कितना है 10⁻²। थीटा देखिए बच्चों, थीटा किसके बीच में एंगल होता है, करंट एलिमेंट से लेकर इस ये जो आर के बीच में, ये आर है ना, इसके करंट एलिमेंट और आर के बीच में, तो यहां पर करंट चल रही है आई, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, जिस तरफ करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है एक्स एक्सिस में, तो करंट भी फिर आपकी एक्स एक्सिस में चल रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो उस तरफ होती है जिस तरफ करंट होती है। इसका मतलब कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर है और पॉइंट आपका यहां पर है, तो दोनों में एंगल बन गया आपका 90, यहां पर साइन 90 पुट कीजिए, और आर हो गया आपका डिस्टेंस, वो आया 0.5, 0.5 का स्क्वायर कीजिए, 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर का होगा, इसको सॉल्व कीजिए। पहले देखिए ये 10⁻⁷ है और -2 -9 और 1 गया, कितना बचा 10⁻⁻8 और ये ऊपर चला जाएगा 4, तो आएगा आंसर 4 × 10⁻⁸ जी आपका आएगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। तो ये आपने याद रखना कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकली मैग्नीट्यूड। अब वो आपको बोलता है कि नहीं आप डायरेक्शन बताइए इसकी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक होगी उसकी डायरेक्शन बताइए, तो वेक्टर क्वांटिटी ले आइए। बच्चों मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नेटिक क्या होता है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये देखिए डीएल का जो यूनिट वेक्टर क्या है आई, और आर का जो डिस्टेंस है उसका यूनिट वेक्टर क्या दिया उसने जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा के। तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर दे सकते हो कि इसके साथ अगर आपको डायरेक्शन जोड़नी है तो आप बोलोगे कि डीबी जो होगा वो आएगा 4 × 10⁻⁸ के यूनिट वेक्टर, के हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि डीबी जो होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में डीएल और आर पड़े होंगे। अब देखो जो डीएल है, जो करंट एलिमेंट है वो आपका एक्स एक्सिस में है, और जो आर है वो आपका वाई एक्सिस में है, तो ये दोनों किस प्लेन में पड़े हैं, ये प्लेन है इनका एक्स वाई प्लेन। देखो बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो
कि ये एक्स और वाई प्लेन में ये पड़े हुए हैं DL और R। तो आप समझे ये बुक है ना मेरी, तो ये बुक आप समझे कि ये बुक जो मैंने ली है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया प्लेन एक्स वाई प्लेन, और ये जो DB होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आएगा, ये होगा DB की डायरेक्शन, यहाँ पर ये प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये आपको याद रखनी है। अब प्लेन के परपेंडिकुलर बच्चों अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तो क्योंकि ये आपकी क्या आई है, ये आपकी प्लस की आया है, तो प्लस के का मतलब होता है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो बच्चों ये बाहर वाली पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी, अंदर वाली नेगेटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगी वो बाहर की तरफ आएगी, तो इसमें डॉट डाल दूंगा। तो अगर आपको बच्चों कंफ्यूजन हो तो आप वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हो जो आपको मैंने बताया था, सिंपल सा फार्मूला कि जैसे इसमें ये करंट एलिमेंट है, ये इसमें करंट इधर जा रही है, तो आपने इसको पकड़ लेना राइट हैंड से, अंगूठा रखो जिस तरफ करंट जा रही है, और फिंगर आप यहां से काट लीजिए। देखो यहां से ऊपर से फिंगर बाहर आ रही है और नीचे से फिंगर अंदर जा रही है। इसका मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी और यहां से मैग्नीट्यूड बाहर की तरफ होगी। तो ये बच्चों आपका वायर से फैसला हुआ, आपका क्लियर। तो बच्चों तो होप आपको मुझे समझ आ चुका होगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े न्यूमेरिकल्स और देखिए इसके, उसके बाद हम नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये आपको पढ़ाएंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। और अगर मेरे पास ये तो छोटे एलिमेंट की वजह से मैंने मैग्नीट्यूड निकाली, अगर मुझे फुल कंडक्टर से निकालनी होती तो मैं क्या करता, तो उसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। टिल देन बच्चों, जय हिंद जय भारत।